नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रीड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड understood them in their true perspective, irrespective of the fact whether one has actually read them or not. The underlying doctrine in this regard is known as. तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कंपनी के साथ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह माना जाता है कि उसने पत्रक तथा लेखों को पढ़ा है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा है और उन्हें वास्तविक रूप में समझा है तथा दस्तावेजों की सामग्री के अनेक उचित अर्थ को जानता है और समझता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने वास्तव में उन्हें पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। तो इसको कौन सा डॉक्ट्रिन कहेंगे? देखिए, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सेट ऑफ बिलीफ या फिर आप कह लीजिए सिद्धांत। तो जो लॉज हैं उसमें जो है ये अज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला डॉक्यूमेंट होता है, एमओए और एओए जो होता है कंपनी का, उसको जो भी बाहर के लोग हैं उन्होंने पढ़ा है। कंपनी से डील करने से पहले उन्होंने कंपनी के एमओए और एओए को पढ़ा है, चाहे उन्होंने ना पढ़ा हो। लेकिन ये हम प्रिज्यूम करते हैं, कंपनी ये प्रिज्यूम करती है कि जो आउटसाइडर है वो उसने जो है कंपनी के एमओए और एओए को पढ़ा है। क्लियर? तो सबसे पहले है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखिए, इंडोर मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है कि कंपनी अपने इंटरनल प्रोसीजर्स, इंटरनल फॉर्मेलिटीज को एमओए और एओए के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो करती है, उसको इंप्लीमेंट करती है। ये जो है प्रिज्यूम किया जाता है किसके द्वारा? आउटसाइडर को द्वारा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, जिसको हम टर्कान रूल भी कहते हैं, ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। आउटसाइडर जब किसी कंपनी से डील करते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है, जहां पर आउटसाइडर जो होते हैं वो ये प्रिज्यूम करते हैं, वो ये मानते हैं कि कंपनी है तो कंपनी अपने एमओए और एओए की गाइडलाइंस को फॉलो करती है, फुलफिल करती है, उनको करेक्टली फॉलो करती है। क्लियर? वहीं पर जो दूसरा रूल है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो कि किसको जो है प्रोटेक्ट करती है? ये कंपनी को प्रोटेक्ट करती है एक तरीके से। पहला जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करती है, वहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करती है? कंपनी को। यहां पर क्या प्रिज्यूम किया जाता है? ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो आउटसाइडर है वो कंपनी से डील करने से पहले उन्होंने कंपनी के एमओए और एओए को अच्छे से पढ़ रखा है, जो भी कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सही तरीके से पढ़ रखा है, सही तरीके से उसको समझ रखा है, तभी वो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। यानी कि बाद में ये नहीं कह के जो आउटसाइडर हैं बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने आपकी गाइडलाइंस को तो मुझे पता ही नहीं था, आपके ये रूल के बारे में मुझे पता ही नहीं था। इस चीज से कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ये लाया गया। वहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आउटसाइडर जब कंपनी से डील करेगा तो कंपनी ये नहीं कर सकती है कि नहीं मैंने अपने इस रूल को फॉलो नहीं किया है। भाई, आपका एमओए ये कह रहा है तो कंपनी को वो एमओए का गाइडलाइन, वो एओए का जो फॉर्मेलिटी है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना चाहिए। क्लियर? तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है कि यहां पर यह माना जाता है कि कंपनी जो है वो अपने एमओए और एओए के अंदर जो भी गाइडलाइंस है उसको वो फुलफिल करती है, उसको वो इंप्लीमेंट करती है, जो भी इंटरनल प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटीज है, वो सही तरीके से फॉलो कर रही हैं। क्लियर? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि अगर कोई आउटसाइडर कंपनी से डील कर रहा है तो उसने जो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सही तरीके से पढ़ रखा है, सही तरीके से समझ रखा है। क्लियर? वहीं पर जो अगला है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी है, जहां पर क्या होता था कि अगर कोई जो है रूलर है, अगर कोई रूरल है और उसका कोई भी मेल हायर नहीं है, यानी कि उसका कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है, रूलर के मरने के बाद उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है मेल में, तो फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी उसका जो भी क्या कहते हैं कि संपत्ति थी, वो सब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। क्लियर? अगर कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है किसी भी रूलर का तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी थी। क्लियर? तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रीड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए और एओए क्या है? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और जब भी कोई पर्सन आउटसाइडर कंपनी से डील करता है तो ये पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि उस पर्सन ने कंपनी के एमओए और एओए को पढ़ रखा है। और ये कौन कहता है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी डॉक्ट्रिन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेज डाउन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड परफेक्टली कंसिस्टेंट विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कॉन्सिक्वेंटली द पर्सन्स डीलिंग विद देम आर नॉट टू बी अफेक्टेड बाई एनी इरेगुलरिटी विच माइट हैव टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि कंपनी के कार्यों का संचालन कंपनी के लेखों के साथ पूरी तरह से
सुसंगत है तथा उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति किसी भी अनियमितता से प्रभावित नहीं होते हैं जो कंपनी के प्रबंधन में हुई हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो अपने एओए और एमओए में जो भी गाइडलाइंस है उसको सही तरीके से फॉलो कर रही है, उसको उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको वो इंप्लीमेंट कर रही है, उसको फॉलो कर रही है करेक्टली। तो ये कौन कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यहाँ पर कंपनी अपने एमओए और एओए के गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वहां पर क्या था कि जो भी आउटसाइडर है वो जब कंपनी से डील करने करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसने जो है कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रखा है, समझ रखा है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टर्म यूज्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है नॉर्मली कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो है वहां पर क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। क्लियर? तो सबसे पहला ऑप्शन यहां पर क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है कि उस अनुबंध के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां पर दोनों पक्षों ने अनुबंध में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पक्ष हैं उन्होंने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन 1 है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन 2 यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन 3 रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन 4 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या अर्ध अनुबंध। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहां पर एक्चुअली में दो लोगों के बीच में फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन सपोज करें कि किसी का सामान गिर गया और आपको वो सामान मिल गया, तो अब यहां पर क्या है? एक जो है कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर कह लीजिए, यहां पर एक लीगल ऑब्लिगेशन आपका बन जाता है कि आपको जिसका भी सामान मिला है आप उसको रिटर्न कर दें। आप किसी दूसरे के सामान का गलत तरीके से फायदा नहीं उठा सकते हैं, किसी दूसरे के नुकसान से आपका फायदा नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इज अ लीगल ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय कोर्ट। ये क्या है? इंपोज्ड बाय कोर्ट टू प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम बीइंग अनजस्टली इनरिच्ड एट अनदर एक्सपेंस। यानी कि ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है कि कोई दूसरे के लॉस से कोई दूसरा अमीर ना बन जाए, कोई दूसरा जो है उसको फायदा ना हो किसी दूसरे के लॉस से। क्लियर? तो दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दो पार्टीज एग्रीमेंट में आती हैं और प्रॉमिस करती हैं एक दूसरे को कि वो जो पहला पार्टी है वो कोई काम करेगा तो दूसरा पार्टी उसके बदले वो कंपनसेट करेगा, फिर कोई दूसरा काम कर देगा। तो रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक ने प्रॉमिस किया तो उसके बदले दूसरे ने भी कुछ प्रॉमिस किया है, रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर यूनिलेटरल है, नाम में ही सिंगल है, यानी कि एक पर्सन जो है प्रॉमिस करता है कि वो कोई काम परफॉर्म करेगा दूसरे के लिए। कि वन साइडेड एग्रीमेंट होता है जहां पर एक पार्टी जो ऑफरर होता है, एक पार्टी वो प्रॉमिस करती है दूसरे पार्टी को कि वो कोई काम जो है फुल्ली परफॉर्म करेगा। तो यूनिलेटरल यानी कि एक पार्टी को यहां पर टास्क को परफॉर्म करता है। लेकिन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको परफॉर्म किया जा चुका है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग हैं, उन दोनों ने अपना अपना काम परफॉर्म कर दिया है। एक ने बोला था कि मैं आपको ये सामान दूंगा, दूसरे ने बोला था कि उस सामान के बदले में आपको पैसा दूंगा। तो पहले पार्टी ने सामान दे दिया है, दूसरे पार्टी ने पैसा दे दिया है पहले पार्टी को। क्लियर? फर्स्ट पार्टी ने दूसरे पार्टी को सामान दे दिया, सेकंड पार्टी ने पहले पार्टी को पैसा दे दिया, यानी कि दोनों ने अपने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादित अनुबंध। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज द टर्म यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग थे, दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है। एक को सामान देना था उसने सामान दे दिया, दूसरे को पैसा देना था उसने पैसा दे दिया, यानी कि दोनों ने अपना काम परफॉर्म कर दिया। तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादित अनुबंध, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज नो implied condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied, according to which rule it is the duty of buyer to see the and satisfy whether the goods purchased will be suitable for his purpose or not। विक्रय के अनुबंध में पूर्ति किए गए माल के किसी विशेष उद्देश्य के लिए गुणवत्ता या योग्यता के रूप में कोई निहित शर्त नहीं होती है। किस नियम के अनुसार यह खरीदार का कर्तव्य है कि वह खुद देखे और संतुष्टि करे कि क्रय किया गया माल उसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा या नहीं। यानी कि यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि वो कौन सा रूल है, वो कौन सा जो है रूल है जिसके तहत ये कहा जाता है कि कोई भी बायर प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसको अच्छे से जांच ले, उसको देख ले कि क्या वो प्रोडक्ट उसके लायक है या फिर नहीं है। क्लियर? एक्सप्रेस कंडीशन या फिर लेट द सेलर बी अवेयर या फिर कैवेट टेम्परेचर या फिर कॉन्टीजेंट वारंटी। देखिए एक्सप्रेस कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पर जो है कोई कंडीशन है प्रोडक्ट को लेकर तो वो एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है, वो बायर जो है वो सेलर को बता देता है, या फिर अगर कोई कंडीशन सेलर के साइड से तो सेलर जो है वो अपने बायर को कंडीशंस बता देती है। एक्सप्रेस कंडीशन, अस्पष्ट स्थिति। क्लियर? वहीं पर कॉन्टीजेंट वारंटी क्या है?
आकस्मिक वारंटी है, जहां पर आपको जो है वारंटी दिया जाता है कि अगर कुछ हुआ तो उसके बदले आपको ये काम कर दिया जाएगा। जैसे टीवी मैन्युफैक्चरर है, उसने 2 साल की वारंटी दे दी है। फिर कार कंपनी है, उसने जो है फ्यूचर में रिपेयर अगर कोई है तो उसको कवर करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से उसको कॉन्टीजेंट वारंटी कहते हैं। नेक्स्ट है लेट द सेलर बी अवेयर। भाई यहां तो बात हो रही है कि खरीदार का ये कर्तव्य है, यानी कि जो बायर है उसका ये ड्यूटी है कि वो गुड्स को परचेज करने से पहले भली भांति उसको जांच ले कि वो उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो लेट द सेलर बी अवेयर ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? कैविएट इम्पेटर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए कैविएट इम्पेटर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी अवेयर। ये जो कैविएट इम्पेटर है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्रेज है। क्लियर? कैविएट इम्पेटर लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि ये एक लीगल प्रिंसिपल है जहां पर बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी गुड्स को परचेज करने से पहले अच्छे से उसको इंस्पेक्ट कर ले, उसको उसकी परफॉर्मेंस को सही तरीके से चेक कर ले, और खरीदने से पहले वो इस चीज़ को अश्योर कर ले कि हाँ वो प्रोडक्ट उसके लिए सही है। क्योंकि बाद में प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद में अगर कोई डिफेक्ट होता है तो फिर उसमें सेलर की कोई भी गलती नहीं होगी। क्लियर? तो कैविएट इम्पेटर यानी कि लेट द बायर बी अवेयर, बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसको अच्छे से जांच ले, वो चेक कर ले कि क्या वो उसके लिए सुटेबल है या फिर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर ए बी सी डी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ट्रू पूछा गया है। क्लियर? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, या फिर चारों सही है, या फिर 2 सही है, 3 सही है, आपको ये बताना है। डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्लियर? पहला है डिलीवरी एंड पेमेंट आर कंकरेंट कंडीशन, यानी डिलीवरी और भुगतान समवर्ती शर्तें हैं। सही बात है, डिलीवरी होगी, पेमेंट आपको उधर करना है, तो दोनों साथ में होता है। डिलीवरी एंड पेमेंट आर कंकरेंट कंडीशन। ऑप्शन बी है डिलीवरी में भी एक्चुअल, सिंबॉलिक या फिर कंस्ट्रक्टिव। देखिए डिलीवरी में भी एक्चुअल, यानी कि जैसे किसी पर्सन ने कार परचेज किया है तो वो कार ही डिलीवर कर रहा है, तो सही बात है। सिंबॉलिक भी हो सकता है, सिंबॉलिक यानी कि कार परचेज किया है तो चाबी आपको हैंड ओवर कर दी, कार शोरूम में रखी है, चाबी आपको हैंड ओवर कर देती है, ये भी एक तरीके की डिलीवरी हो गई। क्लियर? डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि कार है, कार जो है किसी गोडाउन में रखी हुई है और गोडाउन के मालिक ने बायर को बोल दिया कि हाँ आपकी कार मेरे पास रखी हुई है, तो कंस्ट्रक्टिव है। क्लियर? तो डिलीवरी जो है वो एक्चुअल भी हो सकती है, यानी कि जो एक्चुअल गुड्स है उसी को आप डिलीवर कर दें, या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जैसे चाबी होगी, चाबी आप उसको हैंड ओवर कर दिए, कोई सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दिए, बिल हैंड ओवर कर दिए, या फिर कंस्ट्रक्टिव यानी कि किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जो है आपने उसको कंफर्म करा दिया कि हाँ उसका आपका सामान उसके पास रखा हुआ है। क्लियर? तो डिलीवरी तीनों ही फॉर्म में हो सकती है। सी है डिलीवरी में बी एट एनी टाइम ऑफ द डे ओनली। तो क्या मतलब कि दिन में किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है? नहीं, जो है स्पेसिफिक टाइम या जो है वहाँ पर डे दिया जाता है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वालिटी, गलत क्वालिटी का डिलीवरी होता है, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशन, और डिलीवरी में भी एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। क्लियर? डिलीवरी वास्तविक, प्रतीकात्मक या फिर रचनात्मक हो सकता है। तो ए और बी सिर्फ यही सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी ओनली। क्लियर? डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर यहाँ पर ए और बी यही दोनों स्टेटमेंट सही है, बाकी सी और डी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।